हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज रैंक बूस्टर सीरीज का आखिरी वीडियो लेकर आया हूं और आज के लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिनके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके 2023 वाले जेईई एडवांस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी अपन सारे के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं 2023 जेईई एडवांस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना पहला सवाल क्या है एंड इट इज द क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन 2022 एडवांस में पूछा गया था। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसके बाद इसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कितनी आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 3 प्लेन मिरर्स फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड ऑफ लेंथ एल। अपने पास 3 प्लेन मिरर्स हैं और इन सब की साइड एल है। ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। देयर इज अ स्मॉल होल एट डिस्टेंस एल दैट इज ग्रेटर देन 0 फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर एज शोन इन फिगर। इस कॉर्नर से यहां पर एल डिस्टेंस पर एक होल कर दिया गया है। A ray of light is passed through the hole at an angle theta and can only come out through the same hole. The cross section of the mirror configuration and the ray of light lie on the same plane. Which of the following statement is are correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो सकते हैं? तो सबसे पहला पार्ट ए कह रहा है द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री फॉर 0 एल एंड एल। अगर आपका स्मॉल एल ये जो है ये कैपिटल एल और 0 के बीच में कहीं लाई कर रहा है और आपका जो थीटा दे रखा है ये 30 डिग्री दे रखा है, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पर क्या होगा। तो पहले तो इसी क्वेश्चन में चलते हैं भाई। देखो पहले ऑप्शन को यही हिट करते हैं कि अगर मेरा ये एंगल 30 डिग्री है, अगर मेरा ये एंगल 30 डिग्री है तो क्या होगा, लाइट भाई यहां से पास करेगी, देखो यहां कहीं जाएगी। अब अगर ये 30 है भाई तो क्या ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा? बहुत बढ़िया, ये वाला एंगल क्या होगा 60 डिग्री। अरे भाई ये एंगल कितना आया, ये एंगल आ गया अपना 90 डिग्री। अरे वाह, 90 डिग्री आने का मतलब क्या है कि ये मिरर पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो 0 बनेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा एंड लाइट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ और लाइट सेम इसी पाथ से वापस आ जाएगी। तो पहला क्या कह रहा है, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और 0 एल और एल, ये जो अपना गिवन एल है ये 0 और कैपिटल एल के बीच में लाई कर रहा है, तो भाई अपना ए स्टेटमेंट सही हो गया। लाइट बाहर आ जाएगी। क्यों बाहर आ जाएगी? 30 डिग्री से यहां से जाएगी, इसमें कहीं भी 30 डिग्री से एंटर करेगी तो इस वाले पर 90 डिग्री पर गिरेगी और अगर 90 डिग्री पर गिरेगी तो लाइट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ। लाइट अपना रास्ता फिर वापस खींच लेगी, जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी एंड लाइट विल कम आउट फ्रॉम द होल। ठीक, अच्छा दूसरा पार्ट कह रहा है कि there is an angle for L equals to L/2 at which the ray of light will come out after 2 reflections. एक ऐसा एंगल होगा, अगर इस होल को बीच में बना दिया जाए तो एक ऐसा एंगल होगा जिस एंगल पर लाइट जाएगी यहां पर और 2 रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर आ जाएगी। तो आइए देखते हैं बच्चों वो एंगल क्या होगा अपना। तो अपने पास था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। लो भाई खींच देते हैं। ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था और इसमें भाई क्या था, इसमें भाई अपने पास मिरर था ना यार। देखो ये मिरर है आपके पास, ये सारे के सारे क्या है, मिरर हैं। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या है, इसमें L/2 पर अगर इसकी पूरी लेंथ है, ऑप्शन 2 कह रहा है कि L/2 पर अपन एक होल कर दे रहे हैं। L/2 पे अगर अपन एक होल कर दे रहे हैं तो लाइट यहां से जाए, एक रिफ्लेक्शन यहां हो, एक रिफ्लेक्शन यहां हो और फिर वापस आ जाए, तो ऐसा एंगल कौन सा होगा? ठीक, तो उसके लिए अपने लोग को क्या दिमाग लगाना चाहिए भाई? देखो भाई क्या होना चाहिए कि मान लो यहां से लाइट ऐसे एंटर कर रही है, इस जगह पर पड़ रही है और फिर से यहीं से वापस आने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? पहले इसका पूरा का पूरा ट्रैक बना लो। ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये पॉसिबिलिटी बनी तब तो भाई अपना ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, और अगर नहीं बनी तो अपना ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा। ठीक, तो देखो क्या है भाई, ये अपने पास है L/2, L/2 पर हमने होल किया था और भाई अगर ये इसके मिड पॉइंट पे हिट कर जाए, ध्यान दो,
अगर ये इसके मिड पॉइंट पे हिट कर जाए तो यहां कितना एंगल बनेगा, यहां बनेगा अपने पास 60 डिग्री, ध्यान देना। तो ये एंगल अपना कितना हो जाएगा, ये एंगल अपने पास कितना हो जाएगा, देखो भाई ये अपने पास 60 डिग्री हो गया, यहां से ऐसे नॉर्मल बन जाएगा और ये एंगल अपना 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल अपना 30 डिग्री हो जाएगा। तो अपना काम बन सकता है। तो कैसे बन सकता है, ये 30 डिग्री हुआ, यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये भी 30, ये भी 30 और फिर लाइट यहां से बाहर आ जाएगी। ठीक, तो इसके लिए हमने सोचा ये 60 डिग्री है, ये ऑलरेडी 60 था, ये भाई अपने पास l/2 था, ये l/2 था, ये l/2 था, ये भी l/2 होगा, तभी ये 60 और ये 60 बनेगा। मतलब अगर लाइट 60 डिग्री से एंटर करे, देखो अगर लाइट 60 डिग्री से एंटर करे, यहां फॉल करे, रिफ्लेक्ट करके यहां जाए और फिर यहां से बाहर आ जाए भाई, तो क्या होगा, तो भाई 60 डिग्री पर l/2 पे लाइट एंटर करेगी, तो जिस होल से एंटर करेगी उसी होल से बाहर आ जाएगी। अरे बात समझ आ रही, अगर उसी होल से बाहर आ गई तो भाई अपना सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर इज एन एंगल फॉर l इक्वल्स टू l/2 एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। 2 रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर आ जाएगी। देखो भाई 2 रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आई, एक पहला रिफ्लेक्शन यहां बना, एक दूसरा रिफ्लेक्शन यहां बना, लाइट यहां से एंटर की, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, भाई इधर 30 इधर 30, नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना भाई, ये 60 है, ये 30, तो ये 30 हो गया। यहां से लाइट इधर सीधी गई, एक रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ, यहां भी 30 डिग्री, भाई ये पूरा 90 है, देख लो ये तुम्हारे पास पूरा 60 है, ये तुम्हारे पास पूरा 60 होगा और ये बाहर आ जाएगा। अरे ठीक है, ये और ये तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे और सबका साइड कितना होगा, l/2। ठीक, और लाइट इसी एंगल से बाहर आ जाएगी। तो मतलब अपना बी ऑप्शन भी सही ऑप्शन हो गया। अब सी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। सी वाला ऑप्शन कह रहा है द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एट l इक्वल्स टू l/3। अगर l इक्वल्स टू l/3 पर लाइट 60 डिग्री के एंगल पर गिर रही है, अगर 60 डिग्री के एंगल पर गिर रही है, तो ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि लाइट कभी भी बाहर आने वाली नहीं है। तो आओ देख लेते हैं भाई, 60 डिग्री वाली सिचुएशन भी ड्रॉ कर लेते हैं कि अपने पास एक भाई ट्रायंगुलर मिरर है जिसमें भाई सारे के सारे प्लेन मिरर हैं, ये 3 प्लेन मिरर हैं, सबकी साइड l है। बहुत बढ़िया, समझेंगे इसको बहुत आराम से भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब क्या है कि अगर अपन यहां पर एक होल बना दे, कहां से भाई, यहां से l/3 पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 2l/3। बहुत ध्यान से देखना, पूरी की पूरी लेंथ l है। अच्छा, पूरी की पूरी लेंथ जो है वो कैपिटल L लिखी हुई है, तो अपन कैपिटल L की तरह इसको लेके चलते हैं। ये अपने पास l/3, तो ये अपने पास 2l/3। अगर यहां से लाइट 60 डिग्री पे एंटर करती है, देखो क्या होगा, अगर यहां से लाइट ऐसे 60 डिग्री पे एंटर करती है तो यहां जाएगी। देखो भाई, ये तुम्हारे पास एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, बहुत बढ़िया, ये एंगल तुम्हारे पास 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, बहुत भाई बहुत बढ़िया भाई। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी तुम्हारा होगा 60 डिग्री। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर 60 डिग्री हुआ तो ये 2l/3 है, तो भाई ये भी तुम्हारा कितना होगा, ये भी 2l/3 होगा, और ये वाली जो लेंथ है, ये भी 2l/3 ही होगी। ठीक है, 2l/3। अब क्या होगा, अब फिर से अपन यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये 60, ये 30, फिर 30 डिग्री पे लाइट बेंड कर जाएगी और यहां पहुंचेगी। अरे पहुंचेगी यार, देखो सीधी हो जाएगी यार। ये तुम्हारे पास पूरा कितना है, पूरा का पूरा 180 डिग्री है। ये देखो, ये 60, तो ये भी 60, लाइट हॉरिजॉन्टल हो गई। जैसे ही हॉरिजॉन्टल हुई, मुझे दिखा कि यहाँ l/3 है, ये कितना है, ये l/3 है। मतलब अब लाइट यहां से बेंड होगी, और जब यहां से लाइट बेंड होगी, देखो तुम यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यहाँ भी 30 बनेगा, और फिर 30 डिग्री से लाइट बेंड हो जाएगी और इस वाली जगह पर पहुंचेगी। और जब इस वाली जगह पर पहुंचेगी, मुझे दिख रहा है कि ये एंगल मेरा 60 डिग्री होगा। कैसे, ये 30 है, ये 30 है, पूरा 90 है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री है भाई, ये एंगल भी अपना 60 डिग्री होगा। अरे बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, लाइट फिर 30 डिग्री से बेंड कर जाएगी। मतलब अब फिर ये वाला साइड जो होगा, ये आपका यहां से लेकर यहां तक ये l/3 होगा, ये भी l/3 होगा, और फिर लाइट सीधी होकर यहां पड़ेगी। अब जब सीधी होकर यहां पड़ेगी भाई, यहां पर तुम गिराओगे, देखो ये तुम्हारे पास l/3 है, सीधी जा रही है, तो ये भी तुम्हारे पास l/3 होगा। ये l/3 था, तो लाइट ऐसे बेंड करेगी कि इसी से पास कर जाए, क्योंकि यहां भी एंगल कितना बनना चाहिए, 60 डिग्री बनना चाहिए। तो भाई अगर लाइट 60 डिग्री पर l/3 पर जाती है, तो भाई लाइट इसी होल से बाहर आ जाएगी। लेकिन कितने रिफ्लेक्शंस बाद,
ध्यान देने वाली बात है। कितने रिफ्लेक्शंस बाद? एक रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन, तीन रिफ्लेक्शन, चार रिफ्लेक्शन, पांच रिफ्लेक्शन। पांच रिफ्लेक्शंस के बाद लाइट फिर से इसी होल से बाहर आ जाएगी। अरे ठीक है, और अगर इसी होल से फिर से बाहर आ गई, अगर इसी होल से फिर से बाहर आ गई तो भाई अपना देखो ये वाला स्टेटमेंट, द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एल इक्वल्स टू एल बाई 3। तो अपना जो सी ऑप्शन होगा, अपना जो सी ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। वेरी गुड। चलो भाई डी ऑप्शन देखें। डी कह रहा है द रे ऑफ लाइट विल कम फॉर अ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। भाई थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे लाइट बाहर निकल कर आएगी 0 एल एल बाई 2 आफ्टर, अगर आपका L जो है वो 0 से लेकर L बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, आफ्टर कितने रिफ्लेक्शंस? आफ्टर 6 रिफ्लेक्शंस। लेकिन भाई हमको जो स्टेटमेंट दिखा, इस स्टेटमेंट के हिसाब से, ये जो हमको डायग्राम दिखा अपना तीसरा वाला, इसके हिसाब से मेरा L जो है वो भाई 0 से बड़ा है, L बाई 2 से छोटा है, और लाइट 5 रिफ्लेक्शंस के बाद, लाइट 5 रिफ्लेक्शंस के बाद इसी पर्टिकुलर होल से बाहर आई। तो अपना जो ये डी ऑप्शन होगा, ये डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। आ जाओ, देखो ये था अपना एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसके आप सारे स्टेटमेंट्स को पकड़ पकड़ के सॉल्व करना स्टार्ट करो। सिंपल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट लगाने थे, आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अपना सेकंड क्वेश्चन बच्चा, आ जाओ। देखो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। बढ़िया सवाल, सेकंड क्वेश्चन बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है भाई? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, बोथ मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर विथ कांस्टेंट स्पीड। द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड ऑफ v नॉट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टुवर्ड्स द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अ लैबोरेटरी फ्रेम। The distance between the object and the mirror at a given moment is denoted by u, और वो दे रखा है अपने पास 30 सेंटीमीटर। The speed of the mirror Vm is such that the image is instantaneously at rest with respect to the laboratory frame and the object form a real image. The magnitude of Vm is, Vm का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एडवांस 2022 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है भाई? देखो भाई मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं? 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। ठीक है भाई, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। बहुत बढ़िया। u अपने को पता है कितना? u हमको पता है 30 सेंटीमीटर और फोकस हमको पता है 10 सेंटीमीटर। तो अगर u की जगह अपन -30 सेंटीमीटर रख देंगे, v अपने को नहीं पता, फोकस हमको कितना गिवन है? फोकस हमको पता है भाई, फोकस हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, अब हमको निकालना क्या है? अब हमको निकालना है 1/v। तो 1/v विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/v विल बी इक्वल टू व्हाट? अच्छा, अपना मिरर कौन सा है? अपना मिरर है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का फोकस होता है नेगेटिव, तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी -1/10 प्लस 1/30। बहुत बढ़िया। तो भाई एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास? 10 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, यहां -3, यहां +1, तो 1/v विल बी इक्वल टू -2/30। यहां से हमको v मिल जाएगा कितना? -15 सेंटीमीटर। v की वैल्यू अपने पास आ गई -15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब क्या? अब तो भाई दौड़ाना है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज को दौड़ाना है। तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज को दौड़ाना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जो आपकी मिरर इक्वेशन है ना उसी को डिफरेंशिएट कर देना, आपका काम बन जाएगा। तो अपने पास मिरर फॉर्मूला क्या है भाई? मिरर फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। अब इसको अगर अपन डिफरेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में भाई? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो देखो क्या मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1/u² du/dt। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम। और इसका करोगे तो कितना मिलेगा? ये -1/v² dv/dt, और फोकस तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो भाई तुम्हें क्या मिलेगा? -du/dt विल बी इक्वल टू u²/v² dv/dt। या फिर अपन चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv/dt will be equal to -v² dv/dt। ये क्या है? ये du/dt। ये क्या है अपने पास भाई? ये अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कौन से फ्रेम में?
किसके फ्रेम में? मिरर के फ्रेम में। किसके फ्रेम में? मिरर के फ्रेम में। ध्यान देना कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, तुम इस मिरर पर बैठे हुए हो, अगर तुम इस मिरर पर बैठे हुए और इस मिरर से बैठकर देख रहे हो किसको? ऑब्जेक्ट को इधर आते हुए और इमेज को जिधर भी जाते हुए, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो सिंपल सी बात है, dv by dt इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अपने को चाहिए कौन से फ्रेम में था? अपने को चाहिए था लेबोरेटरी फ्रेम में। लेबोरेटरी फ्रेम में मिरर भी दौड़ रहा था, लेबोरेटरी फ्रेम में मिरर भी दौड़ रहा था। तो जब अपन इसको लिखेंगे तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अरे बात समझ आ रही? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब अपन बात करें वेलोसिटी ऑफ इमेज की। ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्वेश्चन क्या कह रहा है? सच दैट मिरर की रफ्तार बतानी है, सच दैट द इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम। मतलब जब आप लेबोरेटरी फ्रेम में हो तो भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज है आपके पास 0। वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गई आपके पास 0। वेलोसिटी ऑफ मिरर आपको कैलकुलेट करना है, माइनस ऑफ v की वैल्यू आपके पास आई है। देख लीजिए v की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई है? v की वैल्यू निकल के आई है -15 और u की वैल्यू आपके पास कितनी है? -30। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भाई यहां पर अगर आप करेंगे तो -15 बाई -30, -15 बाई -30 का स्क्वायर और ये कितना? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को कितना पता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना पता है? क्वेश्चन में कह रहा है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द मिरर। तो जो मिरर की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव, जो मिरर के ऑपोजिट जाएगा वो नेगेटिव। तो ये हो जाएगा अपने पास 15 माइनस वीएम। ठीक है, अब यहां से देखो क्या मिला? माइनस ऑफ वीएम, ये अपने माइनस माइनस कट गया, ये 2 हो गया, -1 बाई माइनस ऑफ 1/4 और ये कितना? ये 15 माइनस वीएम। अरे अब क्या होगा भाई? अब अपन यहां लिख सकते हैं -4 वीएम इक्वल्स टू 15 माइनस अंदर जाएगा, ये -15 हो जाएगा। देखो भाई, अच्छा या तो इधर ही कर दे, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दे, ये अपने पास हो गया +4 वीएम। और अगर ये +4 वीएम हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर देखो तो अगर यहां पर देखा जाए तो ये अपने पास कितना? ये अपने पास 15 माइनस वीएम और वीएम इधर आ जाएगा। अगर अपना वीएम इधर आ गया तो कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 5 वीएम इक्वल्स टू 15। तो वीएम की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये होगा अपने पास वेलोसिटी ऑफ मिरर, दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है भाई? अपने पास वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना आ गया? अपने पास वेलोसिटी ऑफ मिरर आ गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें भी अपने इस क्वेश्चन में भी अपनी कोई खास बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल सकता है। और देखिए भाई, कॉन्सेप्ट के नाम पर इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है जो एक जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा नहीं सफर करता है थ्रू आउट इट्स प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। आप अगर थोड़ा सा भी फोकस के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तो ये क्वेश्चन आपका 2022 का निकल जाता। ठीक, जैसे 2022 का पेपर है इसी हिसाब का पेपर आपको 2023 में मिलेगा। 2023 में कोई भी नया जादू होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपको बहुत क्लियरली ना दिख रहे हो, बट मैं अभी बना दे रहा हूं। ये जो एंगल है ये है अपने पास 3π/2। ठीक है, ये जो लेंथ है ये है अपने पास 40/3 सेंटीमीटर। ठीक, और ये जो हाइट दे रखी है ये दे रखी है 30√3/13 सेंटीमीटर। ठीक, ये एंगल अल्फा है और इसी अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं इस अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा इक्वल्स टू π/n रेडियन। तो तुमसे कहा गया बताओ n कितना होगा, मतलब अल्फा निकलेगा तो अपना काम बन जाएगा। चलें अब क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं भाई। क्या क्या दे रखा है? अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, मेक्स एन एंगल ऑफ 2π/3 रेडियन। ये 2π/3 रेडियन बना रहा है, मतलब 120 डिग्री बना रहा है क्या? तो ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा? ये एंगल आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब उसके बाद कह रहा है ये 60 डिग्री हो गया और कह रहा है कि द थिन, अच्छा रखा हुआ एक थिन कॉन्वेक्स लेंस के सामने, द कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है अपने पास 10 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40/3 सेंटीमीटर
from the object as shown in the figure. The height of the image is 30 root 13 by 30 root 3 by 13 सेंटीमीटर। ये अपने पास ये वाली हाइट दे रखी है। एंड द एंगल मेड बाय इट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा रेडियन। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पाई बाई एन रेडियन, वेयर एन इज, एन की वैल्यू क्या होगी? कुछ खास बात नहीं, सिंपल लेंस इक्वेशन और आंसर। सिंपल लेंस इक्वेशन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई। क्यों नहीं करना है? इस वाले पॉइंट को बना लो ए, और देखो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, इधर बना लो अपन बी। तो देखो ये ए है, ये ए है, तो इसकी पोजीशन कहां होगी बताओ? ये तुम्हारे पास ए है ना, ये तुम्हारे पास ए है ना भाई, ये तुम्हारे पास फोकस 10 सेंटीमीटर है ना। चलो इसका पोजीशन निकालो। पहले अपन निकालते हैं ए की जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी। तो कैसे निकालेंगे? लेंस इक्वेशन क्या होता है? -1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ। यू की वैल्यू अपने पास कितनी है? u की वैल्यू है अपने पास 40/3, -40/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा भाई, और यहां क्या हो जाएगा? प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू फोकस कितना है? 1/10। तो 1 बाई वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो बोलो, 1 बाई वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 1/10 -3/40। बहुत बढ़िया। तो 1 बाई वी विल बी इक्वल टू, 1 बाई वी विल बी इक्वल टू, अभी हम किसका पोजीशन निकाल रहे हैं? याद रखना, वी आर कैलकुलेटिंग द पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन अभी अपन निकाल रहे हैं। तो यहां पे एलसीएम हो गया 40, ये हो गया 4, ये हो गया 3। बहुत बढ़िया। तो वी आ गया अपने पास कितना? पोजीशन ऑफ ए कितना आ गया? ये आ गया अपने पास 40 सेंटीमीटर। अरे बहुत बढ़िया। पोजीशन ऑफ ए आया 40, पोजीशन ऑफ ए आया, ए का जो इमेज बना वहां पर, वो कहां बना? 40 सेंटीमीटर पर। अब तुम ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है ये यहां बनेगा भाई। कितने सेंटीमीटर पर? कितने सेंटीमीटर पर? 40 सेंटीमीटर पर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखते हैं ये वाला जो बी वाला है वो ये वाला पॉइंट है भाई। ये अपने पास ए डैश हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया? बी डैश। बी की जो इमेज बन रही है वो बी डैश, ए की जो इमेज बन रही है वो ए डैश। अब बी की इमेज कैसे निकालें? अब बी की इमेज कैसे निकालें? ये मुझे पता है 40/3। अगर मुझे ये गैप पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ये 60 है, ये 2 है, तो ये 2 cos 60 होगा, 2 cos 60 होगा। cos 60 की वैल्यू अपनी कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 भाई साहब। तो ये तुमको मिल गया कितना? ये तुमको मिल गया कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मिल गया। तो जब तुम इसमें पोजीशन देखोगे तो भाई फॉर बी के लिए अगर अपन सॉल्व करें तो हमारा जो u का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? u निकल कर आएगा भाई 40/3 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा भाई? 43/3। ये अपने पास u आएगा। ठीक है भाई, u आएगा। अब यहां पर फिर से लेंस इक्वेशन लगाओगे तो क्या? -1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो u की जगह कितना रखेंगे? u की जगह रख देंगे -43/3। बहुत बढ़िया। तो ये अपना 3 ऊपर चला जाएगा भाई। अगर ये अपना 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई, देखो भाई क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 बाई वी, और फोकस है अपने पास 1 बाई एफ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और 1 बाई वी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई वी विल बी इक्वल टू 1/10 -3/43। 1/10 -3/43। अब जब एलसीएम लोगे तो ये 1 बाई वी विल बी इक्वल टू, ये तुम्हारे पास हो जाएगा कितना? 430। इधर हो जाएगा 43, और इधर हो जाएगा अपने पास कितना? इधर हो जाएगा अपने पास 30। तो भाई अब क्या मिलेगा यहां से? 43 - 30 करोगे, 43 - 30 करोगे तो ये 13 मिलेगा। तो v की वैल्यू तुमको मिल जाएगी कितनी? 430 डिवाइडेड बाई 13। अरे समझ आया क्या? ये किसकी पोजीशन है? ये बी वाले इमेज की पोजीशन है, जिसको अपन बी डैश बोल रहे हैं। ध्यान दो भाई, यहां से लेकर यहां तक की जो पोजीशन है ये है अपने पास 40, कितना है भाई? कितना निकला अपना? 430/13। 430/13 ये अपने पास हो जाएगा, भाई कितना? ये अपने पास हो जाएगा 430/13। 430/13 ये हो गया अपने पास 430/13। ये हो गया 40 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। ये अपने को पता है, ये हाइट अपने को पता है, ये x हमको निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी बताओ भाई? x की वैल्यू कितनी? सिंपल x इक्वल टू लिख देना है 40 - 430 डिवाइडेड बाई 13। तो x कितना आ जाएगा? x कितना आ जाएगा भाई? 520 - 430 डिवाइडेड बाई 13। तो भाई अब इसको सॉल्व करो तो x कितना भाई?
0 यहां पर हो गया, 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास 9 हो जाएगा। 90/13 ये अपने पास आ गया x, ये अपने पास आ गया x। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर ये अपने पास x आ गया तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें भाई, अब देखो, अब हमारा जो ट्रायंगल है, क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा ट्रायंगल है वो कुछ इस हिसाब का बन रहा है। ये अपने पास अल्फा है, ये जो वैल्यू मिली है ये अपने को मिली है 90/13, और ये जो वैल्यू है ये है अपने पास कितनी, ये है अपने पास 30√3 डिवाइडेड बाई 13। देखो यही तो है, 30√3 डिवाइडेड बाई 13। तो tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 30√3 डिवाइडेड बाई 13, और भाई बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 90/13, तो इसको अपन लिख सकते हैं 13/90। इससे ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/√3। और ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब अल्फा की वैल्यू हो π/6। डायरेक्टली n की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई, डायरेक्टली n की वैल्यू अपने कितने मिल गई, n की वैल्यू मिल गई 6। अल्फा आ गया अपने पास, अल्फा आ गया अपने पास π/6। अरे बात समझ आ रही, तो n की वैल्यू हो गई अपने पास, n की वैल्यू हो गई अपने पास 6। ये भी बहुत बढ़िया रे ऑप्टिक्स का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चले भाई आगे बढ़े, आ जाओ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये सब ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं भाई। देखो ये सब टॉपिक इतने बढ़िया है ना कि अगर आपकी इन पे थोड़ी ठीक ठाक कमांड है तो आप इनके क्वेश्चंस जरूर निकाल ले जाएंगे। तो करके जाइए, सब पढ़ के जाइए, कुछ छोड़कर मत जाइए, मन लगाकर देखिए। हाँ, जो आपका जिस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपका कमांड बहुत अच्छा है उस पोर्शन पर आप थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाइए कि अगर उस पर्टिकुलर पोर्शन से अगर कठिन सवाल भी आता है तो मैं उस कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाऊंगा। ठीक है, चलो आप अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अपना अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, प्रिज्म का भी एक सवाल देख लेते हैं यार। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और अगर इसको ढंग से देखा जाए तो भाई इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आप ना कर सको। सिंपल, हर कोई बच्चा जो प्रिज्म पढ़ता है वो इसके हर एक लॉजिक को ढंग से देखता है, ढंग से पढ़ता है, ढंग से समझता है। क्या है भाई, कह रहा है फॉर अ प्रिज्म ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म तुमको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ आर n1 एंड n2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। बहुत बढ़िया। और कहा जा रहा है कि n2 की वैल्यू जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन और इक्वल टू, n2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू n1 हो सकती है। ठीक, वो क्वेश्चन के हिसाब से अभी आगे देख लेंगे भाई। एज शोन इन द फिगर, the angle of incidence is chosen such that the incident light ray will have minimum deviation if n1 equals to n2 equals to n equals to 1.5। पहली कंडीशन कि अगर n1 और n2 दोनों बराबर हैं और उनकी वैल्यू 1.5 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसे चुना गया है, ऐसे चुना गया है कि ये मिनिमम डेविएशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेविएशन जो है इसमें प्रिज्म से जो डेविएशन हो रहा है वो मिनिमम हो रहा है। ध्यान देना भाई, मिनिमम डेविएशन अपने पास इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको पकड़ के रखना, इसी से सारा सवाल लग जाएगा। उसके बाद कह रहा है फॉर द केस ऑफ अनइक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इक्वल्स टू n और n2 इक्वल्स टू n प्लस डेल्टा n। मतलब n2 को ना अपन थोड़ा सा बढ़ा दिए, डेल्टा n बढ़ा दिए भाई। तो अगर हमने n2 को डेल्टा n बढ़ा दिया, द एंगल ऑफ इमरजेंस E इज E प्लस डेल्टा E। मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस में डेल्टा E की बढ़ोतरी हो गई। ठीक, which of the following statement is are correct? The value of delta E is greater than delta n। मतलब डेल्टा E और डेल्टा n के बीच में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। और दूसरा क्या कह रहा है, डेल्टा E is proportional to delta n, ये देखना है। डेल्टा E lies between 2 and 3 मिली रेडियन और डेल्टा n की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, डेल्टा E lies between 1 and 1.6 मिली रेडियन if डेल्टा n equals to 2.8 into 10 to the power -3। अरे बात समझ आ रही। तो भाई अपने पास क्या है, डेल्टा n की वैल्यू पे हमको देखना है कि डेल्टा E कहां लाई कर रहा है, 2 से लेके 3 मिली रेडियन के बीच में लाई कर रहा है या 1 से लेकर 1.6 रेडियन के बीच में लाई कर रहा है। अल्टीमेटली पूरा पढ़ने के बाद मुझे यह पता चल रहा है कि मुझे एक रिलेशन निकालना है किसके बीच में, किसके बीच में, डेल्टा E और डेल्टा n के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो मैं डेल्टा E और डेल्टा n के बीच में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करूंगा, तो उसके लिए भाई सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना। ठीक, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है अपने पास 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन को फॉलो कर रहा है। मतलब इस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होते हैं।
जब मिनिमम डेविएशन की बात होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होते हैं। और भाई जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन के हिसाब से कह रहा है, पहली कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखना, ये अपने पास है, ये अपने पास है प्रिज्म, समझो समझो भाई, ये अपने पास है प्रिज्म। इसका थोड़ा देखते हैं, ये क्या हो गया भाई, हाँ भाई चलो गया, ठीक है ओके, कुछ आ गया होगा, ग्लिच रहा होगा। चलो भाई देख लेते हैं। अब देखो अब क्या है, ये है अपने पास वो डिवीजन वाली लाइन जिससे ये पता चल रहा है कि यहां वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहां वाले का n2 है, यहां पर लाइट फॉल कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने पास कितना है I। इस I की वैल्यू चाहिए मिनिमम डेविएशन के लिए। कंडीशन 1 देखो, कंडीशन 1 कह रहा है कि n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू n, और ये सब 1.5 के बराबर है। अरे ठीक है, तो जब 1.5 के बराबर है और एंगल ऑफ प्रिज्म तुमको 60 डिग्री दे रखा है, तो देखो भाई तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस है कितना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस है कितना भाई। मिनिमम डेविएशन में सब कोई जानता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। अब भाई अब ऐसी सिचुएशन में अपन आई कैसे निकालें, तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होगा तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, और ऐसी सिचुएशन में हम जानते हैं कि ए की वैल्यू आर प्लस आर के बराबर होती है, या आर इक्वल्स टू ए बाई 2 होता है। तो मतलब आर की वैल्यू हो गई अपने पास 30 डिग्री। तो भाई अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ यहां ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और n1 n2 n सब बराबर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। पहली सिचुएशन पे जा रहे हैं भाई, 1.5 है तो क्या होगा भाई, देखो भाई क्या होगा, 1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू n इंटू साइन आर, ठीक है। तो साइन आई की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, और भाई n साइन आर कितना है, साइन आर कितना है, देखो भाई अगर अपन साइन आर की बात करें तो साइन आर की जगह हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो भाई साइन आई, एन की वैल्यू 1.5 है, इसको 3/2 लिख सकते हैं और इसको 1/2 कर दें तो साइन आई जो होगा ये हो जाएगा अपने पास 3/4। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, साइन आई हो गया अपने पास 3/4। तो भाई यही क्या साइन ई भी हो जाएगा, साइन ई भी कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि मिनिमम डेविएशन में जब डेल्टा मिनिमम की बात करी जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, दूसरा सिचुएशन क्या कहा, दूसरा सिचुएशन कहा कि अगर n2 को, ध्यान दो क्वेश्चन देखो, अगर n2 को n प्लस डेल्टा n कर दिया जाए, n1 अपना n है और n2 को n प्लस डेल्टा n कर दिया जाए, n2 में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी जाए, तो बताओ भाई डेल्टा E और डेल्टा n के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, अपन मैथमेटिक्स जानते हैं, इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं, इसमें तो हम परेशान नहीं हो सकते। तो भाई हमने क्या करा, हमने कहा ठीक है ये वाली लाइन अपनी थी, इधर अपने पास n2 था, इधर अपने पास एयर था, अरे ठीक है लाइट आ रही थी, देखो भाई यहां पर कहीं अपने पास लाइट इधर से आ रही थी, देखो इधर से अपने पास ऐसे लाइट आ रही थी, और फिर यहां पे नॉर्मल हमने ड्रॉ किया था और ये इधर चली गई। तो अब देखो अब क्या होगा, ये एंगल अब ई ही रहेगा क्या, अब ई रहेगा क्या, नहीं ये n2 कितना हो गया, अब n2 हो गया n प्लस डेल्टा n, ठीक, n2 की वैल्यू हो गई n प्लस डेल्टा n। अब समझना, अब अगर मैं यहां पर एंगल ऑफ इमरजेंस की बात करूं तो अब मेरा अगर मान लो एंगल ऑफ इमरजेंस अभी फिलहाल E है, ठीक, तो इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा, यहां पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, यहां पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मेरा ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है बताओ भाई, ये अपने पास क्या n2 भाई, इधर अगर देखा जाए, अगर हम स्लाइटली चेंज कर रहे हैं इसको, अगर हम इसको स्लाइटली चेंज कर रहे हैं तो यहां हमारा एंगल कितना है, ये हमारा r है ना भाई, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है अपने पास भाई 30 डिग्री। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं भाई क्या, n2 sin 30 डिग्री, n2 sin 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ई, ठीक है। अब इसमें जो भी चेंज हुआ होगा, अब हमको करना क्या है, अब हमको इसको डिफरेंशिएट कर देना, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n2 में जो चेंज होगा वो कितना होगा, वो होगा अपने पास डेल्टा n, अरे ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी, साइन 30 की वैल्यू हो गई वो अपने पास 1/2, और 1 प्लस साइन ई की जगह कितना हो जाएगा, साइन ई की जगह साइन ई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा कॉस ई इंटू डेल्टा ई, ये हो गया अपने पास सारा गेम। अब करना क्या है, अब करना क्या है, अब डेल्टा n जो होगा ये किसके बराबर होगा, 2 cos e डेल्टा e, ठीक। अच्छा अब cos e कैसे निकालें, देखो भाई अपने पास साइन e की वैल्यू कितनी है,
साइन ई की वैल्यू अपने पास है 3/4। मतलब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये अपने पास ई है, 3/4 ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास √7। कैसे? 16 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास 7 मिलेगा, अंडर रूट करेंगे √7 हो जाएगा। तो डेल्टा एन विल बी इक्वल टू 2 cos e की वैल्यू कितनी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज √7/4 डेल्टा ई। ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास सारा का सारा कहानी। अब इससे क्या होगा? ये हो जाएगा अपने पास 2 2 4। तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी मिल गई? डेल्टा एन की वैल्यू कितनी मिल गई? ये हो गई √7/2 डेल्टा ई। अरे ठीक है। अच्छा, अब इस रिजल्ट से देखो हमको कोई आंसर मिल रहा है क्या? हमको अपना कोई आंसर मिल रहा है क्या? बहुत बढ़िया। देखो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा एन, पहला सवाल। अच्छा, दूसरा कह रहा है डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन। डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, बहुत बढ़िया। बी वाला तो अपना सही हो गया, बी तो अपना सही हो गया। अच्छा, सी कह रहा है डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 and 3 मिली रेडियन इफ डेल्टा एन इक्वल्स टू इतना। वो अभी रख के देखते हैं। अच्छा, कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन रेडियन इज ग्रेटर देन डेल्टा एन। देखो तो भाई क्या है अपने पास? ये अपने पास रहा, ये अपने पास रहा कितना? ये अपने पास रहा क्या? डेल्टा एन। ये भाई डेल्टा एन, ये √7 है और ये अपने पास 2 है। √7 की वैल्यू कितनी होगी? √7 की वैल्यू कितनी होगी? √7 की जो वैल्यू होगी, √7 की जो वैल्यू होगी, ये किसके बराबर होगी बताओ भाई? √7 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आपको लगभग 2 से बड़ी मिलेगी। अरे 3 तो नहीं मिलेगी, लेकिन 2 से बड़ी मिलेगी। तो मतलब डेल्टा एन जो होगा अपना, वो क्या होगा? डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एन। कह रहा नहीं भैया, डेल्टा एन जो होगा ना, डेल्टा एन जो होगा वो क्या होगा? वो भाई, अरे भाई वो कुछ ये वैल्यू 1 से बड़ी है ना यार, तो ये डेल्टा ई से डेल्टा एन अपना बड़ा होगा। मतलब पहला स्टेटमेंट जो होगा वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट विल नॉट बी राइट। बहुत बढ़िया। अच्छा, सी कह रहा है अगर डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 to 3 मिली रेडियन, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 2.8 × 10⁻³ हो जाए तो देखो, रख के देख लेते। अगर डेल्टा एन की वैल्यू कितनी रखने के लिए कह रहा है? डेल्टा एन की वैल्यू रखने के लिए कह रहा है 2.8 × 10⁻³ रखो। 2.8 × 10⁻³ रख लिया और ये कितना हो गया? ये हो गया √7/2 डेल्टा ई। अरे ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से डेल्टा ई हमको कितना मिलेगा? तो यहां से डेल्टा ई अपने को मिल जाएगा 2.8 × 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई √7। ठीक, डिवाइडेड बाई √7। तो मुझे इससे अंदाजा ये तो लग गया कि डेल्टा ई जो होगा, अगर इस कैलकुलेशन की बात करूं मैं, तो मुझे इससे ये अंदाजा लग रहा है कि मेरा जो डेल्टा ई होगा वो 2 से 3 के बीच में ही लाई करेगा। वो 1 से 1.6 नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला? देखो क्यों नहीं जाने वाला भाई। देखो भाई, ये 2.8 है, ये 2 है और √7 की वैल्यू 2 से थोड़ी बड़ी है, 2 से थोड़ी बड़ी है। अरे बात समझ आ रही? तो देखो, अगर 2 से बड़ी है बट 2.8 से छोटी है, अरे बात समझ आ रही? तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो 2 से बड़ा आएगा, 2 से छोटा नहीं आएगा। इसको तुम सॉल्व करके देख लो। अगर अपन कैलकुलेटर की मदद लें, अगर इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें तो देखो क्या आंसर मिलता है। देखो भाई क्या आंसर मिलेगा अगर तुम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये तुमको मिल जाएगा 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई √7। √7 से अपने को इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना? 5 ये अपने पास कितना आया था? ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई, हाँ भाई, ये अपने पास आ जा रहा है 2.13 के करीब आंसर। ठीक है, ये अपने पास आ जा रहा है, ये अपने पास आ जाएगा 2.13 के करीब आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखो क्या कह रहा है, यहां क्या कह रहा है भाई? यहां क्या कह रहा है? 2 से लेके 3 के बीच में, मतलब सी जो होगा वो सही होगा, तो डी जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, बढ़िया, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। अगर आप थोड़ा ढंग से मेहनत किए हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप निकाल ले जाएंगे। देखिए, हमने एक प्लेन मिरर का भी क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, हमने एक लेंस का भी कर लिया, हमने एक प्रिज्म का भी कर लिया। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक देख लिए। ठीक है, चलो आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपन अगला पोर्शन देखते हैं। हाँ, ये एक और वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, प्रीमियम लेवल का सवाल। ठीक है, बस इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही बेसिक लाइन से होकर गुजरते हैं जैसे प्रिज्म वाला गुजरा था। प्रिज्म वाले में सोचो कोई ऐसी बात नहीं थी जो तुम ना जानते हो। अगर प्रिज्म वाले सवाल की बात करी जाए तो प्रिज्म वाले सवाल में बस कठिनाई क्या थी? इस तरह की कैलकुलेशन की अप्रोच। अगर आपकी इस तरह की कैलकुलेशन अप्रोच है
अगर आपकी इस तरह की कैलकुलेशन अप्रोच है तो भाई आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस अभी अगर आप देखो, अगर आप पीवाईक्यू को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो तो देखो इस तरह के डिफरेंशिएट करके एरर वाले क्वेश्चन, जैसे एरर में अपन बनाते थे उस तरह के क्वेश्चंस यहां पर कई बार बना चुके हैं। ठीक है, इसके पहले जस्ट पहले अभी हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएट करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, कौन सा भाई, अभी रे ऑप्टिक्स में जब वेलोसिटी वाले क्वेश्चन देखे थे। तो इस तरह की कैलकुलेशन, ये बहुत पॉपुलर कैलकुलेशन है चेंज निकालने के लिए, डिफरेंशिएट करके। भाई जेईई एडवांस में भाई इस तरह की कैलकुलेशन की आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाना, आपसे क्वेश्चन निकलेगा तो निकलेगा। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अपना अगला सवाल है वेव ऑप्टिक्स का। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन डी इस डी की वैल्यू हमको पता है कितनी, 0.3 मिलीमीटर, एंड द स्क्रीन डिस्टेंस कैपिटल डी इज 1 मीटर। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट एट एन एंगल अल्फा। इस पर अल्फा डिग्री के एंगल से गिर रही है। As shown in figure, on the screen, the point O is equidistant from the slit and the distance PO is 11 mm. ठीक है, कौन सा 11 mm कह रहा है भाई, कह रहा है कि on the screen the point O is equidistant from the slit and the distance PO is, ये जो distance है ये अपने पास दे रखी है 11.0 मिलीमीटर। ठीक, which of the following statement is are correct? ये जो O पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है दोनों स्लिट से, इस स्लिट और इस स्लिट से ये O पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, और भाई PO की वैल्यू अपने को 11 मिलीमीटर पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो देखते हैं भाई, कह रहा फॉर अल्फा इक्वल्स टू 0 देयर विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P। अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो P पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक, तो भाई जैसे ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो तुरंत हमारे दिमाग में एक सवाल जाता है जिसको बोलते हैं अपन पाथ डिफरेंस। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा के टर्म में जाती है, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा के टर्म में जाती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाई 2 के टर्म में जाती है तो अपने पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। तो अपन चेक करेंगे भाई, सबसे पहला काम पाथ डिफरेंस निकालने का है। अगर पाथ डिफरेंस निकालना आ गया तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी खास बात नहीं है जो आप ना कर सकें। ठीक, तो सारा गेम क्या निकालने का है भाई, हर जगह कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, और एक जगह लास्ट में पूछा है फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा, फ्रिंज स्पेसिंग अल्फा पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब देखना है भाई इसमें से कौन सा पोर्शन सही होगा। तो अल्टीमेटली पहले हमको देखना है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसके लिए हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेट होता है वो पाथ डिफरेंस रिलेट होता है। अपन क्या जानते हैं कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा है, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा है तो इंटरफेरेंस कैसा है, तो इंटरफेरेंस अपना कंस्ट्रक्टिव, और अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाई 2 है तो अपने पास कैसा इंटरफेरेंस है, तो अपने पास है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एक अपने पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सिचुएशन है, एक अपने पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सिचुएशन है, और सबके लिए हमको क्या लिखना है, पाथ डिफरेंस लिख के काम बन गया। चलो आप देखते हैं, अब पाथ डिफरेंस लिखना सीखते हैं। पाथ डिफरेंस कैसे लिखेंगे भाई, तो इस डायग्राम को देखो, यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ, यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ। इस 90 डिग्री के एंगल बनने के बाद देखना, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लेते हैं, बढ़िया साफ सुथरी। एक 90 डिग्री का एंगल यहां बन गया, एक 90 डिग्री का एंगल यहां बन गया। तो अपने पास देखो पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, यहां के इधर पूरा रास्ता सेम है, यहां के आगे रास्ता सेम है, बस इतना ही, नीचे वाली लाइट इतना पाथ एक्स्ट्रा चल रही है पी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते, तो यही उसका पाथ डिफरेंस होगा। अब वही अपने को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई, तो हमने कहा एक काम करो, इसको ना इतने हिस्से को फ्रेश ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, इतने से हमारा काम बन जाएगा। तो जब हम इसको ड्रॉ किए तो देखे कि भाई ये हमारा क्या है, डी है, यहां से हमने ऐसे 90 डिग्री की एक लाइन खींची थी, ठीक ऐसे, और फिर एक लाइन इधर थी, ठीक, ये एंगल अपने पास थीटा कैसे, और ये एंगल अपने पास अल्फा कैसे, वो यहां से देखो भाई, अगर तुम यहां से ऐसे एक लाइन खींचोगे तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल अल्फा होगा। अब ध्यान दो,
ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 डिग्री है तो ये थीटा होगा। इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक, आ जाओ देखो बेटा, अगर ऐसा है तुम्हारे पास ये वैल्यू तुम्हारे पास d है तो इसको तुम लिखोगे d साइन अल्फा, और इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे d साइन थीटा। ठीक है, d साइन अल्फा एंड d साइन थीटा। तो जो पाथ डिफरेंस आया अपने पास डेल्टा x, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आ गई d साइन अल्फा प्लस d साइन थीटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, सिंस अल्फा एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, अल्फा एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी इंटू अल्फा प्लस डी इंटू साइन थीटा को अपन टैन थीटा भी लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। कैलकुलेशन को अपन उस हिसाब से लेकर चलेंगे, जिससे हमारी चीजें थोड़ी आसानी से निकल जाएं। ठीक, तो देखो भाई, अगर मैं tan थीटा बना दूं इसको, तो ये अपने पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अपने पास बेस हो जाएगा, ये इसको बना दिया जाए अगर अपने पास क्या y, ये तुम्हारे पास d, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी y बाई d। बहुत बढ़िया, ये तो अपन पहले भी करते आए हैं यार। तो देखो क्या मिलेगा, तो डेल्टा x की वैल्यू मिल जाएगी d इंटू अल्फा प्लस d इंटू टैन थीटा की जगह y बाई कैपिटल D। तो डेल्टा x हो गया अपने पास कितना, डेल्टा x कितना हो गया, d इंटू अल्फा प्लस dy बाई d। ठीक, अब अपन ऑप्शंस पे चलते हैं, साफ सुथरा इसको दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, d इंटू वाई बाई डी। अब अपन ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बेटा क्या, कि अगर हमारा अल्फा जीरो हो, देखो अगर हमारा अल्फा जीरो हो, देयर विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो भाई देख लेते हैं, अच्छा यार ऐसी बात है, तो अपन अल्फा की जगह अगर जीरो रख दें तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई कैपिटल डी। डी की वैल्यू कितनी पता है, स्मॉल डी की वैल्यू हमको कितनी पता है, स्मॉल डी की वैल्यू हमको गिवन है 0.3 मिलीमीटर, कैपिटल डी की वैल्यू हमको पता है 1 मीटर, और वाई की वैल्यू पता है हमको 11 मिलीमीटर। आ जाओ देखते हैं यार, तो जब हम इसको रखेंगे यहां पर तो क्या मिलेगा, स्मॉल डी की वैल्यू है 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3, और वाई की वैल्यू है 11 इंटू 10 टू द पावर -3, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल डी की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 1 मीटर। तो जब हम इसको डेल्टा एक्स निकालने गए तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हमने लिखा कितना, 11 3 33, 3.33 इंटू 10 टू द पावर -6, 3.33 इंटू 10 टू द पावर -6। अब इसको देख के तो हमको पता नहीं चल रहा कि ये कंस्ट्रक्टिव बनेगा कि डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो हमने कहा कि हम जानते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये अपने पास होता है दोनों, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है और ये है अपने पास डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो भाई हमको जो आंसर चाहिए वो लैम्डा के टर्म में चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी तो आसानी चीज है। करना क्या है, डेल्टा एक्स दे रखा है, एक काम करो 3.33 इंटू 10 टू द पावर -6, लैम्डा की वैल्यू 600 दे रखी है ना, तो 600 नैनोमीटर दे रखी थी 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 और मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, लैम्डा से मल्टीप्लाई लैम्डा से डिवाइड, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो अब जब तुम यहां से डेल्टा एक्स निकालोगे तो ये तुमको मिलेगा 11/2 लैम्डा। अगर 11/2 लैम्डा मिला, तो काम बना क्या, नहीं बना ना भाई। क्यों नहीं बना, क्योंकि 11/2 लैम्डा पर जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, तो सिंपल सी बात है वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 के टर्म में जाएगा, तो जो इंटरफेरेंस होगा वो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लैम्डा बाई 2 आ गया बच्चा, समझ आया। 11 लैम्डा बाई 2, 11 लैम्डा बाई 2 का मतलब कितना है, 11 लैम्डा बाई 2 का मतलब कितना है, n की वैल्यू 6, 6 2 12, 12 में से 1 गया तो 11 लैम्डा बाई 2 अपने पास आया। अरे बात समझ आ रही, अगर 11 लैम्डा बाई 2 आया तो मतलब ये अपना क्या है, ये मिनिमा है। अरे समझ आया, ये अपने पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो ए ऑप्शन विल नॉट बी राइट। ठीक, अच्छा दूसरा कह रहा है बी पॉइंट की, अगर अल्फा की वैल्यू 0.36 पाई डिग्री हो जाए, देयर विल बी अ डिस्ट्रक्टिव, पाई डिग्री हो जाए, ध्यान देना, देयर विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी। करना क्या है,
करना क्या है, सेम फॉर्मूला, अपने पास कंक्लूजन आ गया, रिजल्ट आ गया, अब कुछ नहीं करना, इसी सेम फॉर्मूले को बार बार उठा के सॉल्व करना है यार। देखो क्या करोगे, क्या करोगे, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी इंटू एल्फा, डी इंटू एल्फा प्लस कितना वाई डी बाई डी। अब तुमको कह रहा है डी जो है तुम्हारे पास वो कितना है, डी की वैल्यू कितनी है 0.3 मिलीमीटर है, 0.3 मिलीमीटर है। एल्फा की वैल्यू कितना कह रहा है 0.36, देखो एल्फा की वैल्यू तुमको कह रहा है 0.36 बाई पाई, रख दो एल्फा की वैल्यू तुम यहां पे रख दो 0.36 डिवाइडेड बाई पाई। अरे रख के देख लो, ये डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लो भाई, तो अगर हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इस पाई से ये पाई कट जाएगा, प्लस y की वैल्यू अपने पास कितनी है 11 इंटू 10 टू द पावर -3, स्मॉल d की वैल्यू है 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 और कैपिटल D की वैल्यू है 1। अब जब आप यहां से डेल्टा x सॉल्व करोगे, डेल्टा x सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करो, जो भी वैल्यू मिले, जो भी वैल्यू मिले उसमें क्या करो, लैम्डा से मल्टीप्लाई और लैम्डा से डिवाइड। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, जैसे अपन पीछे दिखे थे वैसे ही यहां पर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13 लैम्डा बाई 2। ये 13 लैम्डा बाई 2 आने का मतलब है कि अपना जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अपना जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जो अपना बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, अच्छा अगर बी ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन की बात कह रहा है, for alpha equals to 0.36 by 0.36 by pi degree, there will be a destructive interference at point O. There will be a destructive interference at point O. अरे बहुत बढ़िया, अब O पॉइंट की बात कर दी, यहां तक P पॉइंट पर था, तो जब मैं O पॉइंट पर आया तो मुझे सीधा दिखा कि Y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई अपने पास 0, और अगर y की वैल्यू 0 हो गई और फिर से मुझे इसको सॉल्व करना पड़ा तो मैं डेल्टा x इक्वल टू, देखो सी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं, तो डेल्टा x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा x विल बी इक्वल टू डी लैम्डा, डी की वैल्यू 0.3, इधर अपने पास 0.36 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि अपन कहां हैं, अपन कहां हैं भाई, अपन है पॉइंट O पर। अगर O पॉइंट पर हैं, अगर O पॉइंट पर हैं तो y की वैल्यू हमारी 0 हो जा रही है। अरे समझ आया, y 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा हिस्सा 0 हो गया। अब जब आप यहां से डेल्टा x कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अब जब आप यहां से डेल्टा x कैलकुलेट करोगे तो ये तुमको मिलेगा, इस पूरे टर्म को डिवाइडेड बाई लैम्डा करोगे तो ये तुमको मिलेगा 1 लैम्डा। अरे बात समझ आ रही, जब इसको तुम पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 1 लैम्डा, समझ लेना। अब ये 1 लैम्डा आया, 1 का मतलब कैसा इंटरफेरेंस, 1 का मतलब हो गया अपने पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। O पॉइंट पर जो अपना इंटरफेरेंस होगा वो कैसा बनेगा, तो O पॉइंट पर जो अपना इंटरफेरेंस होगा वो क्या कह रहा है, देयर विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट O, तो C जो होगा वो भी अपना गलत होगा। और डी कह रहा फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स अपॉन अल्फा, अल्फा पे क्यों डिपेंड करेगा फ्रिंज स्पेसिंग भाई, फ्रिंज स्पेसिंग अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो फ्रिंज विड्थ है, वो किसके बराबर होता है, लैम्डा डी बाई डी के बराबर होता है। ठीक है, तो डी जो होगा वो भी गलत होगा, मतलब इसका जो सही ऑप्शन होगा वो केवल बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े, आओ देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अपना अगला क्वेश्चन है यार, आओ भाई, तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो अपना अगला सवाल हो जाएगा क्या भाई, अपना अगला क्वेश्चन है, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, हाँ 131I is an isotope of the beta decay to an isotope of xenon with a half life 8 days. ठीक है, a small amount of a serum labeled with 131I is injected into the blood of a person. The activity of the amount of 131 injected was 2.4 into 10 to the power 5 बैक्वरल। सिंपल क्वेश्चन में आर नॉट। जब भी आप मॉडर्न के क्वेश्चंस लगाओ, जब भी आप मॉडर्न के क्वेश्चंस लगाओ तो सबसे पहले गिवन डेटा जरूर लिख लिया करो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 2.4 into 10 to the power 5 बैक्वरल। ठीक है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि जो हाफ लाइफ है ना T1/2, ये अपने पास 8 डेज है। ठीक है, बढ़िया भाई, हाफ लाइफ अपने पास 8 दिन का हो गया। और उसके बाद कह रहा है इट इज नोन दैट द इंजेक्टेड सीरम विल गेट डिस्टर्ब्ड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड स्ट्रीम इन लेस देन हाफ एन आवर।
आधे घंटे के अंदर, आफ्टर 1.5 hours 2.5 ml of blood is drawn from the person's body and given an activity of 115 becquerel. अरे ठीक है, 2.5 ml of body blood is drawn from the person's body and given an activity of 115 becquerel की जो एक्टिविटी है वो 2.5 ml of blood के बराबर है। 115 becquerel जो है वो ये किसके बराबर है? ये 2.5 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के बराबर है। ठीक है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द पर्सन्स बॉडी इन लीटर इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब उस आदमी के बॉडी में टोटल कितना खून है ये बताना है आपको। यू में यूज e की पावर x है तो 1 + x लिख सकते हैं, फॉर x इज लेस देन 1 एंड नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू 0.7 लिखी जा सकती है। तो इस सिचुएशन के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं क्या? R = R0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टी। ये जानते हैं भाई, सब लोग जानते हैं भाई, R = R0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा इंटू 2। अच्छा, हमको R0 पता है, हमको हाफ लाइफ पता है, तो क्या अपन लैम्डा निकाल सकते हैं? देखो, अगर हमको हाफ लाइफ पता है तो क्या लैम्डा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। T 1/2 कितना होता है? ये होता है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। अच्छा, यहां पर इसमें समय कितने दे रखा है? घंटे में, तो भाई मुझे हाफ लाइफ को भी घंटे में लिखना पड़ेगा, तो 8 × 24। तो यहां से जो हमको लैम्डा मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाई, ध्यान देना, 0.693 डिवाइडेड बाई 8 × 24। इसको अभी एज इट इज पड़े रहने देंगे। इसको मार्क कर दिया हमने इक्वेशन नंबर ए। ठीक, अब आ जाओ, अब इसको जब हमने और रिजॉल्व करा और सॉल्व करा तो हमको क्या मिला? देखो भाई, R/R0 इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। इसको इधर लेके आओ तो नेचुरल लॉग R/R0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ लैम्डा टी। माइनस को इधर लेके जाओ तो नेचुरल लॉग R0/R को अपन लिख सकते हैं लैम्डा इंटू टी। ठीक, अब वैल्यू रखना स्टार्ट करो। नेचुरल लॉग R0 की वैल्यू हमको कितनी गिवन है? कितनी गिवन है भाई? वो हमको पता है 2.4 × 10⁵, यही तो गिवन है, 2.4 × 10⁵। यहां पे अपन रख देंगे 2.4 × 10⁵ डिवाइडेड बाई R हमको निकालना है भाई, R हमको निकालना है भाई। अब इधर कितना? लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाई भाई कितना? 8 डेज इंटू 24, 8 डेज इंटू 24। अरे बात समझ आ रही? एक दिन में 24 घंटे हो गए, और मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, कितनी देर की बात हो रही है? कितनी देर की बात हो रही है भाई? ये बात हो रही है अपनी 11.5 आवर्स की। तो टी की वैल्यू हमको पता है 11.5 आवर। तो देखो, नेचुरल लॉग 2.4 × 10⁵ डिवाइडेड बाई आर विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 8.24 मल्टीप्लाइड बाई 11.5 आर। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करें। अब देखो कितनी भयंकर कैलकुलेशन आ रही है भाई, कितनी तगड़ी कैलकुलेशन आ रही है। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये तुमको क्या मिलेगा? देखो, ये तुमको मिल जाएगा नेचुरल लॉग ये कितना? ये अपने पास 2.4 × 10⁵ डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू, ये किसके बराबर मिलेगा? ये वैल्यू किसके बराबर मिलेगी? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे यार? कैलकुलेटर उठाओ, देखो कितना आंसर आ रहा है। अब अगर यहां से हम इसको सॉल्व करके देखें तो ये हमको मिलेगा कितना? 0.693 मल्टीप्लाइड बाई 11.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 24, दैट इज 0.041। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये आया अपने पास 0.041। अब देखो 2.5 × 10⁵ डिवाइडेड बाई आर विल बी इक्वल टू कितना? e की पावर 0.041, और ये 1 से बहुत छोटा है तो अपना काम बन गया। इसकी हिंट काम आ गई। क्या काम आ गई? e की पावर x 1 + x। अगर x मेरा बहुत छोटा है किससे? 1 से। अरे लो भाई, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 + 0.041 दैट इज 2.5 × 10⁵ डिवाइडेड बाई r। तो r की वैल्यू आ गई 2.5 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 1.041। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू अपनी कितनी आएगी? r की वैल्यू कितनी आएगी? 2.5 डिवाइडेड बाई 1.041 दैट इज 2.4 × 10⁵ बैकवर्ड। अरे बात समझ आ रही? अब तो कोई बात ही नहीं बची,
अब तो कोई बात ही नहीं बची। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 115 बैक्वरल जो है वो 2.5 मिलीलीटर के बराबर है। तो एक बैक्वरल किसके बराबर होगा, आओ जरा देखो तो। वन बैक्वरल विल बी इक्विवेलेंट टू, वन बैक्वरल विल बी इक्विवेलेंट टू किसके बराबर, देखो भाई ये अपने पास हो गया 2.5 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 115, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 2.5 डिवाइडेड बाई 115, अरे ठीक है। तो इतने बैक्वरल कितने लीटर के बराबर होगा, 1 बैक्वरल इन लीटर, अरे ठीक है। अरे बात समझ आ रही, तो ये किसके बराबर होगा भाई, इसमें तुमको करना क्या है, इसमें तुमको करना क्या है, बस 2.5 डिवाइडेड बाई 115, अरे बात समझ आ रही। मिलीलीटर है तो इसमें 10 टू द पावर -3 कर दो तो ये लीटर में हो जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी ये आपके पास 5 लीटर के बराबर आएगी। तो मतलब आदमी के अंदर कितना खून था, इंसान के अंदर कितना खून था, देखो भाई कह रहा है कि उस आदमी के अंदर जो टोटल ब्लड था वो था अपने पास 5 लीटर। ये हो गया अपने पास आंसर। ये जेईई एडवांस 2017 का बढ़िया सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भाई। हम अगर ध्यान से देखें तो एक सिंपल रेडियो एक्टिविटी से पूछा गया है, R इक्वल्स टू R नॉट कि R नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई। रेडियो इसका ये अपने पास क्या है, एक्टिविटी कांस्टेंट से, सिंपल एक्टिविटी से पूछ लिया गया क्वेश्चन भाई। देख लो बस किसकी बात कर दिया, देखो कंफ्यूज करने के लिए तुमको आयोडीन 131 का नाम दे दिया, आइसोटोप बता दिया, बीटा डीके में जा रहा है। कुछ नहीं करना था यार, सिंपल लग गया, आंसर निकल गया यार। कई बार ऐसे डेटा दिए होते हैं जिनकी कोई नीड नहीं होती है, तो उनको देखकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी कैलकुलेशन पर कॉन्फिडेंस दिखाइए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मॉडर्न फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली आसान ही होते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप मॉडर्न छोड़कर जाएंगे तो आप समझिए आप अपने जेईई एडवांस के लिए एक खतरा तैयार कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन में बस दिक्कत क्या होती है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होता है, बट भाई लिमिटेड फॉर्मूले हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस है, उसी से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चले आगे बढ़ा जाए, आओ देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, ये देखो, ये बढ़िया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दमदार सा क्वेश्चन, अच्छी कैलकुलेशन का क्वेश्चन। कह रहा है कि अ फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल हैविंग वर्क फंक्शन फाई नॉट is illuminated with a light of wavelength lambda where lambda is less than hc by phi naught। अब समझो phi naught equals to क्या, phi naught की वैल्यू क्या होगी, less than hc by lambda। इसको ओपन करो भाई, इसको इस तरह से समझो ना, स्टेटमेंट को इस हिसाब से समझो ना। देखो कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए लैम्डा इज लेस देन hc by phi naught कर दिया, मतलब वर्क फंक्शन जो है वो आने वाले फोटोन के कंपैरिजन में कम है, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। सिंपल, इसका कहने का इतना सा मतलब था। The fastest photoelectron has a de Broglie wavelength lambda d. The fastest photoelectron has a de Broglie wavelength lambda d. A change in the wavelength of the incident light by delta lambda results in a change delta lambda d in lambda d. ठीक? Then the ratio of delta lambda d by delta lambda is proportional to। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, अरे बात समझ आ रही। चलो भाई आ जाओ आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम क्या जानते हैं भाई। हम क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, ये किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1/2 mv², दैट इज hc by लैम्डा -5। अरे ठीक है, अच्छा हम एक और बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो ये अपने पास 1/2 mv² है ना, इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अपन और कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको क्या p²/2m भी लिखा जा सकता है, अरे लिखा जा सकता है। और जो फोटोन रेस्ट में था सरफेस के अंदर, वो बाहर निकला कितनी भाई, जब वो बाहर निकला द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी, तो उसका जो मोमेंटम होगा देखो 1/2 mv², p की जगह क्या लिखा जा सकता है, p की जगह अपन लिख सकते हैं h by लैम्डा। जो फोटोन जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका वेवलेंथ है लैम्डा बाई डी, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा h by लैम्डा डी। बहुत बढ़िया, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, h by लैम्डा डी, तो ये h² बाई कितना हो जाएगा 2m लैम्डा डी का स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही, ये हो गया अपने पास। अरे क्लियर है यार, यहां तक कहानी खत्म हो गई। अब क्या करें,
अब क्या करें, अब हमको अपने एक्सप्रेशन में क्या ले आना है, अब हमको अपने एक्सप्रेशन में ले आना है भाई लैम्डा। जब तक अपन लैम्डा नहीं ले आ पाएंगे तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो हम लैम्डा कहां से ले आएंगे बच्चों, बताओ भाई, लैम्डा कैसे निकालोगे यार। देखो, अगर तुम लैम्डा निकाल ले गए, अगर तुम लैम्डा का रिलेशन बना ले गए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब सारा का सारा टास्क जो है ना भाई वो लैम्डा बनाने का है। अगर लैम्डा बना दो तो काम बन गया, अगर नहीं बना पाए तो नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा भाई। तो देखो क्या कह रहा है कि अ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बाई डेल्टा लैम्डा रिजल्ट्स इन चेंज डेल्टा लैम्डा डी इन लैम्डा डी, देन द रेशियो ऑफ डेल्टा लैम्डा डी प्लस भाई डेल्टा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू। तो भाई देखो क्या है, ये तुम्हारा किसके बराबर है, ये तुम्हारा बराबर है एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 दैट इज इक्विवेलेंट टू एच स्क्वायर बाई 2 एम लैम्डा डी का स्क्वायर। कह रहा कि अगर लैम्डा में हम स्लाइट चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा लैम्डा डी में भी स्लाइट चेंज होगा, बिल्कुल होगा। आने वाला जो रेडिएशन है अगर उसका वेवलेंथ बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो भाई ये लैम्डा डी में भी तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी में भी तो कमी या बढ़ोतरी आएगी। तो अब अपने पास काम बन गया। अब हम क्या करें, अब हम इसको क्या कर दे, डिफरेंशिएट करके एरर वाला फॉर्म बना दे, अपना काम बन जाएगा। बनाओ जरा तो देखो भाई, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो मैं क्या करूंगा, देखो भाई एच सी और लैम्डा ऊपर जाएगा -1 तो ये कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस में से माइनस जाएगा, -1 जाएगा तो -2 हो जाएगा। और यहां पे क्या मिलेगा अपने को, यहां पे मिल जाएगा हमको डी लैम्डा। ठीक है, देखो सॉरी ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा डी लैम्डा, या इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा। फाई कांस्टेंट है, इसका कितना हो गया, इसका हो गया अपने पास 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, जब यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये भाई एच स्क्वायर, ये अपने पास कितना 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, तो -2 पहले आ जाएगा और यहां पर m और यहां लैम्डा डी की पावर 3, -2 -1 -3 तो नीचे आ जाएगा और यहां पे डेल्टा लैम्डा डी लो बन गया। अब क्या भाई एच सी कांस्टेंट है, इधर भाई इधर अपने पास क्या, इधर अपने पास 2m कांस्टेंट है। अरे ठीक है भाई, ये अपने पास h है 2h स्क्वायर, यहां ये h कांस्टेंट है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, मतलब डेल्टा लैम्डा और बाई डेल्टा लैम्डा डी बाई, इधर ध्यान दो। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा लैम्डा डी बाई डेल्टा लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डी क्यूब डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर। ये हो गया अपने पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो सही आंसर कौन सा होगा, पहला वाला, लैम्डा डी क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में कोई दम नहीं था भाई, यहां तक तो आप सब कर ले जाओगे, सारा का सारा गेम भाई यहां से यहां तक आना कोई खास बात नहीं है, हर बच्चा कर ले जाता है, एकदम सीबीएसई टाइप की कहानी चल रही है। लेकिन भाई जैसे ही रिलेशन पूछ लिया ना डेल्टा लैम्डा और डेल्टा लैम्डा डी का स्लाइड चेंज का, जैसे ही स्लाइड चेंज की कैलकुलेशन आए खटाक से डिफरेंशिएट कर दो भाई, और डिफरेंशिएट करते ही तुमको आंसर मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये कैलकुलेशन का मेथड जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए बहुत पॉपुलर है भाई। तो इस बात को ध्यान रखे रहना, इस तरह की कैलकुलेशन को देखते रहना। जब से हमने ये रैंक बूस्टर सीरीज चलाई है तब तक ये सेम डिफरेंशिएशन करके कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस अपने पास लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आ चुके हैं, और अपन डील कर रहे हैं किससे, वो क्वेश्चंस जो जनरली मैक्सिमम क्राउड उन क्वेश्चंस का है अपनी स्लाइड्स में जो 2018 के बाद पूछे गए। ठीक है, ये अपना 2017 का क्वेश्चन था, उसमें भी आया 2018 के बाद 2020 में, 2022 में, 2021 में, 2019 में, हर साल इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें डिफरेंशिएट करके अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अगर इस तरह की कैलकुलेशन करने को मिल रहा है तो भाई इस तरह की कैलकुलेशन पर अपना हाथ साफ कर लीजिए, और कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना है क्या चेंज का रिलेशन पूछ रहा है, और अगर चेंज का रिलेशन पूछ रहा है तो अपन डिफरेंशिएट कर देंगे। और इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट कोई और दूसरी कहानी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से प्रोसीड करिए और आंसर आपके निकल जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा आओ अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये एडवांस 2020-21 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल स्मूथ, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से करके जाओ, आपके क्वेश्चंस निकलते चले जाएंगे, आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, अब जब क्वेश्चन लगाओगे तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हारे दिमाग में बैठती चली जाएंगी, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी सीक्वेंस में। ठीक है, चलो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा इन अ फोटो एमिशन experiment the maximum kinetic energy of photoelectrons from the metal P, Q and R are EP, EQ and ER. इसमें मिसिंग है EP, EQ and ER respectively, and they are related by EP equals to 2 EQ equals to 2 ER. In this experiment the same source of monochromatic light is used for metal P and Q while a different source of monochromatic light is used for the metal R. The work function for the the work function for the metal P, Q and R are 4 electron volt, 4.5 electron volt, 5.5 electron volt respectively. The energy of incident photon used for metal R in electron volt is. देखो सिंपल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया दमदार। अपने पास भाई देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए 3 मेटल्स बनाओ। ये अपने पास हो गया P, ये अपने पास Q और ये अपने पास R। ठीक है, एक अपने पास P हो गया, एक अपने पास Q हो गया और एक अपने पास R हो गया। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब दो पर ना सेम फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो देखो कैसे भाई, इसके ऊपर अपना जो फोटोन गिरा और इसके ऊपर अपना जो फोटोन गिरा वो सेम है। ठीक है, मतलब अगर इस फोटोन की एनर्जी EP है तो इसकी भी क्या होगी EP मत रखो, P मत रखो भाई, P मत रखो। इस वाले फोटोन की एनर्जी है तो E है, तो इस वाले फोटोन की भी एनर्जी कितनी होगी, E होगी। अच्छा ठीक है, यहां जो फोटोन गिरा ये डिफरेंट फोटोन गिरा, इसकी एनर्जी अपन मान लिए कितना, E डैश। क्या मान लिया, एनर्जी E डैश। बहुत बढ़िया, चलो आओ, वेरी गुड। अच्छा सबका वर्क फंक्शन दे रखा है, इसका वर्क फंक्शन दे रखा है तुमको 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा Q का वर्क फंक्शन तुमको दे रखा है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और R का दे रखा है तुमको 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अरे बात समझ आ रही। अच्छा बहुत बढ़िया, कह रहा है कि EP की जो वैल्यू है ना, EP की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, वो 2EQ के बराबर है। EP की वैल्यू 2EQ के बराबर है और ये जो वैल्यू है ये 2ER के बराबर है। अब देखो एनर्जी ऑफ फोटोन की बात हो रही है ना, EP क्या है रिस्पेक्टिवली, एंड दे आर रिलेटेड बाय EP equals to 2 EQ equals to 2 ER in this experiment. In photo emission experiment, the maximum kinetic energy of photoelectrons from the metal P, Q and R are EP, EQ and ER. मतलब EP, EQ और ER जो है वो काइनेटिक एनर्जीज दे रखी हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी ऑफ फॉलिंग फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है भाई, चलो तो अगर EP की बात करें, ये 2EQ के बराबर है, तो इधर कितना होगा, ये होगा E-4। अरे समझ आया क्या। अच्छा 2EQ की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा अपने पास E-4.5। अब सॉल्व करो इसको, तो E-4 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई अपने पास, E-4 जो होगा ये बराबर हो जाएगा 2E-4.5 इंटू 2, अपने पास 9 हो गया। अब 2E में से E जाएगा तो ये हो जाएगा E, और भाई अपने पास 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5। तो मतलब जो दो P और Q प्लेट पर जो फोटॉन्स गिर रहे थे उनकी जो एनर्जी थी वो थी अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी भी एनर्जी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये E डैश वाली एनर्जी निकालनी है, तो E डैश वाली एनर्जी निकालने के लिए हमको करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि हमको पता है कि EP जो है ना वो 2ER के बराबर है, और EP की वैल्यू कितनी है भाई, 5 का फोटोन गिरा और 4 उसका खुद का थ्रेशोल्ड था। 2ER की वैल्यू, E डैश का फोटोन गिरा और इसका थ्रेशोल्ड कितना था, इसका थ्रेशोल्ड 5.5 था क्या, इसका थ्रेशोल्ड था अपने पास 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो भाई ये हो गया अपने पास 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, ये 2E डैश माइनस 11, मतलब 2E डैश विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो E डैश की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास आ गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या भाई, ये हो गया अपना क्या, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज्ड फॉर R, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास E डैश निकल कर आया कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कहां से थे, ऑप्टिक्स से थे और मॉडर्न फिजिक्स से थे। ठीक है, अब हम आपसे
एक बहुत ही दमदार सी सीरीज लेके आ रहे हैं आपके जेईई एडवांस एग्जाम के लिए। 15 के 15 दिन, 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको बहुत दमदार सीक्वेंस में वीडियोस मिलने वाले हैं जो होंगे FYQs, जिनका नाम होगा फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके 2023 जैसे एग्जाम, 2023 वाले जेईई एडवांस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये PYQs नहीं होंगे, ये FYQs होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।